यहाँ आओ यहाँ। अरे थोड़ी देर यार बैठो, कहाँ जा रहे हो? हमारा मन नहीं लगेगा, तुम चले जाओगे, फिर ऐसे छोड़ के जाओगे हमें? थोड़ी देर बच्चे हमसे बात नहीं कर सकते ना यार, हम तो वीडियो शूट कर रहे हैं, वो तो बाद में देखेंगे जब अपलोड होगा, फिर हम यहाँ किससे बात करेंगे? चलो बच्चों परेशान ना हो, अभी 1 मिनट में गुरई को पहले समझा दूँ। इनका नाम है गुरई, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन बस प्यार है, हमसे प्यार करते हैं ये, हम भी इनसे प्यार करते हैं भाई, ठीक है। और आपसे तो हम बेहद ही प्यार करते हैं, क्योंकि आप लोगों के बिना तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है, समझ पा रहे हो ना? हाँ बता रहे हैं यार क्या पढ़ाना है। हाँ भैया सुनो, पहले एक बात सुनो कि हम लोग थंबनेल देख लिया होगा, थंबनेल से एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि आप पढ़ने क्या वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। एक बात मैं बताता हूँ कि आज से हम लोग ये सीरीज शुरू कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स की, मतलब क्लास 12th के जो न्यूमेरिकल्स हैं फिजिक्स के, ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स ना बहुत परेशान करते हैं यार बच्चों को, बहुत हमारे पास मैसेज आते हैं, और जो भी हमारे पास क्लास में ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं वो भी कहते हैं सर न्यूमेरिकल्स से डर लगता है थोड़ा सा। तो यार मैं न्यूमेरिकल का डर हटाऊंगा। बुरी बात सही है कि नहीं? डर हटाना चाहिए ना हमें, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है यार, ठीक है। तो मैं इस सीरीज़ में सब न्यूमेरिकल, हर टाइप का न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, जो बोर्ड एग्जाम में जिस प्रकार के आते हैं वो वाले भी, और जिस प्रकार के नहीं भी आते हैं वो भी मैं कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना। मतलब मैं ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा जो इस टाइप से बाहर से आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। मतलब जो भी मैं न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ाने वाला हूँ वो न्यूमेरिकल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं किसी भी बुक से न्यूमेरिकल की बात नहीं करने वाला कि भैया एनसीईआरटी बुक के मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा या फिर कुमार मित्तल की मैं बुक से न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा। ज़रूरी नहीं है, मैं कहीं से भी कोई भी न्यूमेरिकल उठा सकता हूँ, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं उससे ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। चलो क्लास तो शुरू करेंगे, लेकिन गुरई कैसे शुरू किया जाए बताओ? डायलॉग मार दें? चलो भाई, गुरई का कहना है कि डायलॉग मार दो। एक डायलॉग क्या है मेरे पास यार, कुछ आता नहीं है। अच्छा मुशायरा यहाँ पे कर दें, ठीक है। शायरी मार देते हैं। शायरी ये है यार कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। सुन रहे हो? अभी तुम ध्यान से सुनो पहले। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। सही है ना बच्चों? बहुत अच्छी लाइन है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स की हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन आज जो शुरुआत है यार, तो शुरुआत में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन इसका बेसिक ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपने एक बार बेसिक पकड़ लिया ना तो फिर आपका फंडा क्लियर हो जाता है, आप सब कुछ अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। बेसिक क्या है कि जो इस चैप्टर के जो फार्मूले हैं, मैं सबसे पहले आपको ये फार्मूले लिखवाऊंगा। भैया फार्मूले लिखवाने का मतलब ये ना सोचना यार अब हमको ये बोर करने वाला है, एक्चुअल में मैं फार्मूले को समझाऊंगा। क्योंकि बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि जब वो न्यूमेरिकल पढ़ते हैं यार, तो दिक्कत यहाँ पर आती है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर अप्लाई करना होता है, ये समझने के लिए आपको फार्मूला समझना ज़रूरी होता है कि एक्चुअल में इस फार्मूले से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं, और ज़्यादा बोर नहीं आपको करेंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 के फार्मूले देखेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 के फार्मूले ये यहाँ पे लिख देते हैं, चैप्टर 1, ठीक है। और हम लोग फार्मूले देखेंगे, फार्मूले को समझेंगे। एक्चुअल में समझा कैसे जाता है यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुरई एक बात सही बता रहे हैं, अगर आपने ये न्यूमेरिकल समझ लिए ना, क्या यार मतलब अगर आपने फार्मूले समझ लिए तो आप फिर सब कुछ कर पाओ, ठीक है। चलो देखते हैं सबसे पहला जो आपका फार्मूला है वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला फार्मूला आपको पढ़ना है भैया कूलाम के नियम में जो किन्हीं दो आवेशों के बीच में बल की हम लोग चर्चा करते थे उसके बारे में, ठीक है। तो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, मैं यहाँ पे लिखूंगा, बच्चा परेशान ना होना, ठीक है। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल मतलब अगर कोई दो आवेश हैं
और उनको कुछ दूरी पर रखा जाए तो उन पर कितना बल लगेगा, इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए कभी, जैसे कह दिया गया कि एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2। नॉर्मली हम लोग आवेशों को Q1 और Q2 या Q से ही व्यक्त करते हैं, दो हैं तो Q1 Q2 कर दिया भाई। यहाँ पर एक आवेश है और यहाँ पर एक आवेश है, जरूरी नहीं है यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, और इनके बीच की दूरी जो होगी वो r होगी, ठीक है। तो अगर ऐसा दिया है और पूछा जाए कि इन पर लगने वाले, इनके बीच में कितना बल लगेगा, इसके लिए अगर आपको फॉर्मूला चाहिए होगा तो कूलाम के नियम को याद करोगे। F = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r², ठीक है। इस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किन्हीं भी दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल के बारे में। भाई दिक्कत ये है अगर 3 आवेश हों, 4 आवेश हों, तब आप क्या करेंगे, तो इसके लिए भी मैं फंडा बताऊंगा अभी लास्ट में, परेशान मत होइए। पहले आप ये वाली बात क्लियर रखिए कि अगर कोई 2 आवेश हैं तो किन्हीं 2 आवेशों के बीच में कितना बल लग रहा है, ये फार्मूला आपको बताएगा, ठीक है। एक बात और समझना, अगर यहाँ पर दे दिया जाए यार Q1 Q2, जरूरी तो है नहीं दोनों बराबर ही बल होंगे। मान लिया ये 3 आवेश जो है ये 3 माइक्रोकूलाम है और ये 4 माइक्रोकूलाम है। एग्जाम्पल ले लिया यार, मैंने कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली है, ठीक है। तो ये 3 माइक्रोकूलाम, ये 4 माइक्रोकूलाम। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो आवेश हैं इनके बीच में कितना बल लगेगा। बीच में ना पूछा जाए, कह दे कि पहले वाले आवेश पर कितना बल लगेगा दूसरे वाले आवेश के कारण, या फिर दूसरे वाले आवेश पर कितना बल लगेगा पहले वाले आवेश के कारण। अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट को A मान दूँ और इस पॉइंट को B मान दूँ तो हम कह सकते हैं कि F जो है बल A पर लगने वाला, किसके कारण, B के कारण, FBA इस तरह से लिख देंगे। FAB का मतलब है A पर लगने वाला B के कारण बल कितना होगा, ठीक है। तो FAB कितना होगा ये निकालना होगा, या तो आपसे कहा जाएगा कि FBA आप निकालिए, मतलब इस वाले आवेश पर इस आवेश के कारण कितना बल लग रहा होगा ये निकालिए, ठीक है। तो अब देखेंगे 4 माइक्रोकूलाम पर कितना बल लग रहा है 3 माइक्रोकूलाम के कारण, या फिर 3 माइक्रोकूलाम पर कितना बल लग रहा है 4 माइक्रोकूलाम के कारण। अगर आप दोनों ये वैल्यू निकालोगे FAB या फिर FBA, दोनों ही वैल्यू भैया समान आएंगे, इनका मैग्नीट्यूड समान होगा, लेकिन दिशाएं जस्ट विपरीत हो जाएंगी। ध्यान से देखना, मतलब FAB जितना होगा उतना ही FBA होगा, बट दिशाएं विपरीत होंगी, तो इसलिए हम लोग लिख देते हैं FAB = -FBA, ठीक है। ये आज समझ के रखिएगा क्योंकि ये ऑप्शन में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इस फार्मूले में, ये फार्मूला हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे, किन्हीं भी 2 आवेशों के बीच में लगने वाले बल को ज्ञात अगर हमें करना है तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आगे की बात करते हैं। पहला फार्मूला आप समझ चुके हैं, अगला फार्मूला देखो, ये सारे फार्मूले आप लिखते चलेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा फार्मूला आज, ओह क्या बात है, चलो दूसरा फार्मूला बताते हैं, ठीक है। गुरु तुमको पता है क्या, पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाँ बल के पदों में देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो बेसिक डिफिनेशन है भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी कहो यार, अंग्रेजी कम आती है हमको, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम लिखते हैं भैया कैपिटल A से, इसका यार फार्मूला क्या होता है, तो याद रखिए 2 पदों में हम लोग, इसके फार्मूले तो बहुत सारे आपको मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम में, मतलब पेपर क्या कहते हैं यार, चैप्टर में बहुत सारे फार्मूले E के होंगे, लेकिन अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग फार्मूला अप्लाई होता है, तो इसको आप समझेंगे ज़रा, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई आवेश दे दिया जाए, कहा जाए कि एक आवेश है और इससे r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, या फिर ऐसे अगर आपसे कह दिया जाए कि एक यहाँ पर यार एक आवेश है Q और इस आवेश पर एक बल लग रहा है, ठीक है, क्या लग रहा है, बल लग रहा है, इस आवेश पर एक बल लग रहा है, किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, वो बल लग रहा है। और अगर आपको बल दे दिया जाए और आवेश दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि अच्छा तो बताइए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा इस पॉइंट पर, तो अगर आप वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो आप फार्मूला लगाएंगे F/Q, ठीक है, E = F/Q। ये आपके लिए फार्मूला हो जाता है कब के लिए, जब एक आवेश दिया हो और उस आवेश पर लगने वाला बल दिया हो, तो आपको
क्या करना है, एफ अपान क्यू लगा देना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर, बात क्लियर। अगली बात करें, इस फार्मूले को आप समझ पाएंगे कहाँ पे लगाया जाएगा, जब आवेश दिया हो और उस पर लगने वाला बल दिया हो तो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस वाले फार्मूले से लगाएंगे। दूसरा भैया सुनो, दूसरा है किसी बिंदु आवेश के कारण लगने वाला बल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बिंदु आवेश के कारण। देखो बोर और ना होइए यार, मेरी बात सुनो, ध्यान से अच्छे से समझो, पढ़ाई करो, मस्ती करो, सोते ना रहो हमेशा। ठीक है, क्योंकि अगर मस्ती में रहोगे ना तो एग्ज़ाम यार बहुत करीब आ गया है, मस्ती वाला समय बचा नहीं है। ठीक है, समय देख नहीं पाता हूँ इसमें। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण बल। अब यार इसका यार मतलब क्या है, गुरई बताओ जरा, इसका मतलब क्या है, जरा आप ही बताओ। यहाँ पर हम यार क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ये है, देखो मतलब ही समझना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मतलब समझना। अगर आप मतलब समझ गए ना तो आप फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई आवेश दिया हो Q और इससे पूछा जाए भैया R दूरी पर पहुंच जाओ, इस पॉइंट पर चले जाओ, तो इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र बनेगा इस आवेश के कारण, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र बनेगा। उस वैद्युत क्षेत्र को अगर आपको ज्ञात करना है तो आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q/R²। भैया सुनो, अब जरा ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, बहुत बार इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बताया है, अगर कोई आवेश हो और इस आवेश पर लगने वाला बल दिया हो तो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का फार्मूला है ये F/Q। लेकिन अगर कोई आवेश है और आवेश से कुछ दूरी पर पूछा जाए वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, बल नहीं दिया है, पूछा जाए 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आवेश है, इस आवेश से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना बल उत्पन्न होगा, या सॉरी कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, ये अगर आपसे पूछा जाए तो फार्मूला आप लगाएंगे E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। यार ये फार्मूले आई एक बार आपके दिमाग में बैठेंगे ना तो आपका क्लियर हो जाएगा कुछ कॉन्सेप्ट। क्लास पूरी देखना, अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, हर एक बात तभी समझ में आएगी भैया, न्यूमेरिकल का डर अगर ख़त्म करना है ना तो आपको भिड़ना पड़ेगा इन क्वेश्चंस से। ठीक है, चलो आगे बढ़े, गाना वाना नहीं गा पाते, एक काम करो यार, कैप तो अपनी, हाँ चलो, अच्छी लग रही है तुम्हें? अरे यार बताओ, ठीक है ना बच्चों, कैप अपना ठीक है, टेढ़ा लगा है क्या? चलो चौथा भैया पॉइंट क्या पढ़ना है, चौथा जो आपको पढ़ना है वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है भैया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को नॉर्मली हम लोग यार P से व्यक्त करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे व्यक्त करते हैं? P से, और P बराबर में होता है 2QL। या फिर यार अगर ऐसे आपको ना याद रहे, ठीक है, तो आप इतना याद रखना, P निकालना है तो द्विध्रुव तो आप जानते ही होंगे, द्विध्रुव क्या होता है? एक ऐसा निकाय जिसके दोनों सिरों पर बराबर और विपरीत प्रकार का आवेश होता है। तो यहाँ पर मान लिया +Q आवेश है तो इधर -Q होगा, बराबर होगा लेकिन विपरीत प्रकार का होता है। और इनके बीच की दूरी कुछ भी आप अगर R से लिखना चाहते हो तो R। तो इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लेना, चिन्हों की जरूरत नहीं है, चिन्ह की जरूरत नहीं है, तो दोनों बराबर ही होते हैं, Q ले लिया, ठीक है। और जितनी दूरी हो इन दोनों आवेशों के बीच की, ठीक है, या फिर द्विध्रुव की लंबाई जो है उससे गुणा कर देना। तो P बराबर Q × R कह लो या फिर Q × 2L कह लो। 2L का मतलब होता है इनकी कुल लंबाई। हम लोग अलग अलग बांटते हैं यार, जब डेरिवेशन कराया था मैंने समझाया था हम लोग 2L क्यों मान के चलते हैं, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, P = Q, कोई एक आवेश ले लो और दोनों आवेशों के बीच की दूरी से गुणा करा दो, ये आ जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बात क्लियर, समझ गए? चलो आगे की बात करते हैं भैया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो हो गया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बाद में
वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। बल आघूर्ण की बात बाद में करेंगे यार। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, काहे में, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भैया मैं आपको हर एक पॉइंट समझाने का प्रयास करूंगा। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब ये है कि मान लिया जैसे ये है एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और इनके बीच की दूरी यार कुछ भी है 2L मान लेते हैं, अक्सर हम लोग 2L मानते हैं, या फिर आप L मानो, केवल L मानो, R मान लो, जो आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके सेंटर यहाँ पर मान लिया हमारा सेंटर जो है वो O है, और इसके अक्ष में भैया यहाँ पर देखिए अक्षीय स्थिति का मतलब है कि कोई बिंदु होगा तो ये इधर साइड में, इस लाइन में यहाँ 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 कहीं हो या फिर इधर कहीं हो, तो ये इसके अक्ष में बिंदु कहा जाएगा। और अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, मान लिया ये एक बिंदु है P और इस बिंदु P पर आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाती है, तो आप फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे भैया, सुनो, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r क्यूब। भैया यहाँ पर टर्म समझिए जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट आपको पता होगा, इसका वैल्यू भी बाद में मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। p क्या है, अभी मैंने बताया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिससे हम लोग 2ql कह रहे थे, ठीक है। r क्यूब, r यहाँ पर होता है इसके केंद्र से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ ये अपनी r है। बात क्लियर, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है तो ये, लेकिन अगर ये अच्छी स्थिति में ना हो, इधर लंबार्धक पर कहीं पर हो, जैसे 5/6 की बात हम करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में इसे बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, इधर कहीं पर होगा तो ये अक्ष में कहा जाएगा। लेकिन अगर इसके बीचों बीच से एक लाइन जा रही हो लंबार्धक पर, ठीक है, तो लंबार्धक पर अगर कोई लाइन जाती है तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, जैसे मान लिया यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इधर कहीं भी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम यही है, इनटू में 2 हटा दीजिए, यहाँ पे केवल p/r क्यूब हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा विशेष कोई अंतर नहीं है। ये निरक्षीय स्थिति कही जाती है और ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फार्मूले हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से अब ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। जब भी आपसे कहा जाएगा इधर कहीं पॉइंट दे देगा अक्षीय में तो आपको ये फार्मूला लगाना है, लेकिन अगर लंबार्धक पर कहीं पॉइंट दे दिया तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। अन्य किसी पॉइंट पर हो तो इसके लिए अलग फार्मूला होता है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, परेशान ना होना। अगर आप चाहते हैं समझना उसे भी पूरा मैंने डेरिवेशन अपने चैनल पर करवाया ही है, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जो हम लोगों को ज़रूरत है, ज़्यादा बर्डन हम लोग दिमाग पर नहीं लेंगे, जो हम लोगों को ज़रूरत है केवल उन्हीं फार्मूले की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अच्छी स्थिति के लिए कौन सा फार्मूला लगाना है आपको क्लियर हुआ, ये वाला। और निरक्षीय स्थिति में कौन सा फार्मूला लगाना है तो भैया ये वाला, ठीक है। चलो, इसके बाद में जो भी नंबर है मुझे याद नहीं है, 7वां ही होगा। क्या करना है, अगर वैद्युत द्विध्रुव किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, जैसे मान लिया ये है भैया हमारा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है किसी एक डायरेक्शन में, और इसमें वैद्युत द्विध्रुव रखा है, किसी भी एंगल पर रखा हो सकता है, ठीक है। मान लिया ये थीटा कोण पर रखा है, तो इस द्विध्रुव पर एक बलाघूर्ण लगता है, तो उस बलाघूर्ण का फार्मूला क्या होगा, तो भैया क्या लिखेंगे, बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को भैया हम टाउ से व्यक्त करते हैं, और टाउ बराबर फार्मूला होता है वेक्टर p क्रॉस वेक्टर a। ये वेक्टर फॉर्म में है, अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो pe साइन थीटा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला आप ये याद रखिएगा, टाउ इज इक्वल टू pe साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, pe साइन थीटा, बस इसका इस्तेमाल। P क्या है यहाँ पर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अभी हमने बताया था। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है,
ठीक है, और साइन थीटा। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। थीटा ये जो एंगल होगा द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का। बात क्लियर? चलो, तो अगर कभी भी बलागुण ज्ञात करने को कहेगा तो हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे और ज्ञात कर देंगे। आगे की बात करते हैं भैया। बलागुण के बाद में अब हम लोग समझेंगे पहले क्या बोलते हैं घनकोण। घनकोण क्या होता है भैया? घनकोण समझना नहीं है यार, फार्मूला हम लोग देखेंगे, ठीक है। घनकोण क्या है, ठीक है। तो घनकोण को भी हम लोग ओमेगा से व्यक्त करते हैं। सो ओमेगा बराबर होता क्या है? ओमेगा बराबर होता है a/r²। एक्चुअल में ये, या फिर अगर हम छोटे ओमेगा की बात करें सो डी ओमेगा बराबर DA cos θ/r²। इस तरह से आप लिख सकते हैं डी ओमेगा इज इक्वल टू DA cos θ/r²। यहाँ पर यार DA क्या है? क्षेत्रफल होता है, जो घनकोण अंतरित कर रहा है वो क्षेत्रफल। R क्या है? उस क्षेत्रफल की उसके केंद्र से दूरी, ठीक है। और साइन थीटा यहाँ पर क्या है? तो साइन थीटा तो आपको समझ में आ रहा होगा, एंगल होगा, ठीक है। तो ये आप फार्मूला लगाएंगे। घनकोण की ज़्यादातर आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर भी मैंने आपको बता दिया है घनकोण का फार्मूला। लेकिन यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स का, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स। भैया वैद्युत फ्लक्स के लिए जो फार्मूला है, पहले इसको व्यक्त कैसे करते हैं? फाई ई से। तो फाई ई के लिए फार्मूला है EA cos θ। ओके, ई क्या है यहाँ पर? तो ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए क्या है यहाँ पर? क्षेत्रफल है, ठीक है। जिससे फ्लक्स गुजर रहा है वो क्षेत्रफल, और थीटा क्या है? ई और ए के बीच का कोण होता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर छोटे घनकोण की बात करें, छोटे फ्लक्स की बात करें, डी फाई ई बराबर, तो ये हो जाएगा ई DA cos θ। क्या हो जाएगा? E × DA cos θ, ठीक है। तो फाई ई इज इक्वल टू EA cos θ या फिर डी फाई इज इक्वल टू E DA cos θ। नो प्रॉब्लम, आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ये वैद्युत फ्लक्स का है। साथ ही साथ में एक वैद्युत फ्लक्स का एक और तरीका होता है निकालने का, जो हमें गॉस की प्रमेय से मिलता है। गॉस की प्रमेय हमेशा लागू होगी बंद पृष्ठ में ही, ये याद रखना। फार्मूला क्या होता है वैद्युत फ्लक्स निकालने का गॉस की प्रमेय से? फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है गॉस की प्रमेय का, और इसकी सहायता से भी हम फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कब? जब पृष्ठ वो पूरा बंद होगा तब, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स अगर याद करना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। चलो, ये बातें आपको पता हो गई भाई। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। और फार्मूले कौन कौन से देखते हैं इस चैप्टर में? देखो, टेंशन नहीं लेना, बहुत कम मैं फार्मूले बता रहा हूँ, और इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले हैं मैं वो फार्मूले बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पर बेस आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो मैं वही आपको फार्मूले बता रहा हूँ। सुनो भाई, सुनो, क्या बात है ये दिल भी हो जाए जब अकेला। पहला नहीं है यार, ये क्या है? ये फार्मूला तब का है जब कोई आवेश किसी रेखीय, मतलब आवेश रेखीय हो, किसी तार पर वितरित हो, किसी लंबाई पर वितरित हो। अगर मैंने बोल दिया कि एक ये लंबा तार है और इस पर आवेश फैला हुआ है, ठीक है, इस तरह से आवेश इस पर फैला हुआ है, तो जब इस पर आवेश फैला हुआ है तो इस तार के कारण कुछ दूरी पर, मान लिया r दूरी पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तब आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? मैंने बताया अभी तीन चार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले हम बता चुके हैं। सबसे पहला फॉर्मूला E बराबर में F/Q बताया था। एक बताया था मैंने 1/4πε0 इंटू Q/r² बताया था। एक मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बताया अच्छी स्थिति वाला 1/4πε0 इंटू 2p/r³। एक निरक्षीय स्थिति वाला बताया 1/4πε0 केवल p/r³, यहाँ पर 2 नहीं होता है, ठीक है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ही सारे फॉर्मूले हम बता रहे हैं, लेकिन अलग अलग कंडीशंस में किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आवेश किसी तार पर वितरित होगा, लंबाई में रेखीय आवेश होगा,
तो ऐसी कंडीशन में आप फार्मूला कैसे लगाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको ज्ञात करना है इस तार से r दूरी पर, तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए भैया एक फार्मूला है, E = λ/2πε0r, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1/4πε0 अलग कर दीजिए और 2λ/r अलग कर दीजिए। यहाँ पर और सारे टर्म्स आप जानते होंगे, 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, पता है आपको। आर आपको पता है ये दूरी है। लैम्डा क्या है? तो लैम्डा यहाँ पर होता है रेखीय आवेश घनत्व। भैया रेखीय आवेश घनत्व क्वेश्चन में दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, डायरेक्ट सूत्र लगा लेंगे। लेकिन अगर रेखीय आवेश घनत्व ना दिया हो तो आप क्या करेंगे, Q/L करके आप रेखीय आवेश घनत्व निकाल लेंगे। ठीक है, इस पर कितना आवेश है Q रखें और इसकी लंबाई क्या है इस तार की वो रख दें। अगर भाग कर देंगे तो आपका रेखीय आवेश घनत्व निकल आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रेखीय आवेश घनत्व निकाल लेना। अगर दिया है तो कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला। लेकिन अगर नहीं दिया रेखीय आवेश घनत्व तो पहले आप रेखीय आवेश घनत्व निकालें, फिर इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला कब लगाना है? जब आवेश किसी लंबाई पर वितरित होगा, आवेश रेखीय होगा, ऐसी कंडीशन में उस तार से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तब हमें इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। बात क्लियर है? चलो आगे की बात करते हैं। अगर आवेश भैया तार पर वितरित ना हो, अगर आवेश तार पर वितरित ना हो, किसी प्लेट पर हो, मान लिया A क्षेत्रफल वाली कोई प्लेट है और इस पर आवेश फैला हुआ है एक समान रूप से। ठीक है, ऐसे मतलब ये मान लो यार इस तरह से एक प्लेट है। ठीक है, ये प्लेट है, मेरा हाथ, ये गदेली, इस पर आवेश फैला हुआ है और इस प्लेट से इस r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, इस प्लेट से कितनी r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको ज्ञात करना हो, तब आप फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे? मैंने बताया अगर तार लंबाई पर आवेश फैला होगा तब फार्मूला क्या था, लेकिन अगर किसी प्लेट पर फार्मूला है तब आपका आवेश है तो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होगा E = σ/2ε0। क्या? σ/2ε0। भैया सिग्मा क्या है? ε0 का वैल्यू आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पर सिग्मा क्या है पहले ये समझो। सिग्मा यहाँ पर बोला जाता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। क्या? आवेश का पृष्ठ घनत्व। और इसको निकालने के लिए क्या करना होता है, Q/A लगाना होता है। जैसे अभी हमने रेखीय आवेश घनत्व बताया, वो लैम्डा था, लैम्डा बराबर में क्या था, Q/L। अगर आवेश लंबाई में फैला है तो आप रेखीय आवेश घनत्व निकालेंगे, लेकिन अगर आवेश किसी क्षेत्रफल पे फैला है, पृष्ठ पर फैला है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व या फिर आवेश का पृष्ठ घनत्व लगाएंगे। Q/L था जब लंबाई पर था और क्षेत्रफल पर है तो Q/A हो जाएगा। बस अंतर कुछ नहीं है, Q/A निकाल लिया, A यहाँ पर क्षेत्रफल है, Q आपका आवेश है, तो आवेश को जब हम क्षेत्रफल से भाग कर देंगे जिस पर ये फैला होगा तो हमारा आवेश का पृष्ठ घनत्व निकल आएगा। उसको वैल्यू रखेंगे, 2ε0 का वैल्यू आपको पता ही होगा, रख देंगे और बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले पर बेस भी आपके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं जो मैंने आपको बता दिया है। तो भैया बस इतने ही फार्मूले हम लोगों को देखना था, और अगर ये फार्मूले आपने तैयार कर लिए, ये फार्मूले आपने समझ लिए हैं, तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप बहुत ईजी तरीके से समझ पाओगे, लेकिन फंडे के साथ में आप समझोगे। अब थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे याद रखना न्यूमेरिकल जब भी आप सॉल्व करने बैठें, ठीक है, सुनो भाई ध्यान से सुन लो, अगर जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठते हैं तो सबसे पहले आपको इंडिकेशंस पते होने चाहिए कि भैया आवेश को आप Q से लिखते हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से लिखते हो, बल को F से लिखते हो, लैम्डा को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है, सिग्मा को पृष्ठ का आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है, P वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है, टाउ बल आघूर्ण है। ठीक है, तो ये बातें यार आपको पता होनी चाहिए। दूरी को हम नॉर्मली R से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बातें पता होनी चाहिए, और अगर ये बातें आपको पता है, साथ ही साथ में आप हमेशा जो आप लोग गलती करते हैं कि यार क्वेश्चन पढ़ा और डायरेक्ट जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उस पर पहुंच जाते हो। जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डायरेक्ट उस पर नहीं जाना होता है। ठीक है, उस पर अगर डायरेक्ट जाओगे तो यार फिर कैसे काम चलेगा। मतलब आपको क्या समझना है पहले क्वेश्चन को, और उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब आंसर आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार आपको बहुत घुमा फिरा के बातें बताई जाती हैं न्यूमेरिकल्स में, तो आप
उन बातों को कैसे समझ सकोगे वो मैं अगले वीडियो में आकर के आपको सवाल लगवाऊंगा, साथ ही साथ में न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और मैं समझाते जाऊंगा यहाँ पर कैसे आपको समझना है। ठीक है, मैं सारी जानकारी आपको दूंगा, टेंशन नहीं लेना। आपका जो मैथ का जो डर है, मैथ का एक तरीके से वही यार न्यूमेरिकल्स का जो डर है वो आपका ख़त्म हो जाएगा अगर आप मेरे साथ रहोगे। बस यार एक ज़रूरी बात ये है कि आप यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनसे भी कहिए कि वो भी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ाने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 14 तक के सारे न्यूमेरिकल्स आपको हम बताएंगे और आप अच्छे से समझ पाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में आप लोग हमारा सपोर्ट भी करिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की भी ज़रूरत है हमें, और आप इस वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। चलो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।